नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पहले हमने 10 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्रयोगशाला परिचारक और प्यून की भर्ती जो है उसी की क्लासेस हम ले रहे हैं। आज की सेशन में हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल पर। ऐतिहासिक काल के अंदर हम आज की सेशन में बात करेंगे वैदिक काल क्या होता है, वैदिक काल के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसके अलावा रामायण काल पर 2-3 काल पर हम आज की सेशन में बात करेंगे। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, ऐतिहासिक काल, इतिहास मतलब प्राचीन समय, पुराना समय है ना भाई। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले आता है वैदिक काल। और ये जो वैदिक काल है साथियों, इनकी समय सीमा है 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या है भाई, 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वैदिक काल का समय कहलाता है। ठीक है, इस काल के ऐतिहासिक और जो साहित्यिक वेद हैं वो है वैदिक ग्रंथ। ठीक है, अर्थात वैदिक काल का जो समय सीमा 1500 से 600 ईसा पूर्व है। और इस काल का प्रमुख कौन है भाई, वेद है। वेद अर्थात वैदिक ग्रंथ। तो वैदिक ग्रंथ जो है इस काल के प्रमुख स्रोत हैं। और वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। देखो, वैदिक ग्रंथ तो है लेकिन इस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ के संबंध में किसी भी प्रकार के साक्ष्य मौजूद नहीं है भाई। ठीक है, तो आइए बात करें सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की, जिसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है भाई, ऋग्वैदिक काल का समय सीमा। इस काल के निर्माता कौन थे, आर्य। वैदिक काल के अर्थात ऋग्वैदिक काल के निर्माता कौन थे, आर्य थे। ठीक है, जिनका विस्तार सप्त संधव प्रदेश तक सीमित था। अर्थात ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार है वह सप्त संधव प्रदेश तक था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने ही इसका विस्तार किया। कब, कहां तक, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, सिर्फ ये सप्त सैंधव प्रदेश तक था। आगे मध्य भारत और दक्षिण भारत तक ये नहीं फैला था। इस कारण छत्तीसगढ़ में इसका वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तक जो है ऋग्वैदिक काल का प्रभाव नहीं था। इसी कारण से छत्तीसगढ़ में वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के कोई भी साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिनकी समय सीमा 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिग कहा गया है। देखो, उत्तर वैदिक काल को या उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिग कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में भी हो चुका था। देखो, इसके पहले जो ऋग्वैदिक काल जब शुरू हुआ तो जो है ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में, अर्थात साथियों यहाँ पर आपका उत्तर और दक्षिण भारत में इसका प्रसार नहीं हुआ था। लेकिन जब ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तब जो है आर्य जो है इसमें उत्तर और अर्थात मध्य भारत और दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। और इसी के अंदर आते थे आपका छत्तीसगढ़। अर्थात साथियों उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में भी जो है प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। छत्तीसगढ़ में इस काल की ऐतिहासिक घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है ना। कैसे, कौशिकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन है जो कि छत्तीसगढ़ में है ना भाई। इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी साक्ष्य जो है उत्तर वैदिक काल से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस काल में आर्यों का जो प्रवेश है, प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ था। अर्थात उत्तर वैदिक काल में ही आर्य जो है प्रवेश किए थे, इसी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का भी उल्लेख इसी काल से प्राप्त होता है। किससे, तो पाणिनि के। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही है। ये है आपके वैदिक काल और इस
वैदिक काल में आता है आपका रामायण काल। ठीक है, अगला एक चलिए रामायण काल पर मैं बात कर लूं यहां पर। तो रामायण काल, भाई रामायण सबने सुना है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है भाई? गोस्वामी तुलसीदास। एक चीज मैं यहां पर आप सभी को अवगत करा दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी ये प्रश्न उठा है, पूछा गया है, और आपके प्रयोगशाला परिचारक हो या चतुर्थ श्रेणी में प्यून की नौकरी ही क्यों ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रामायण के रचनाकार कौन है, अगर आपके प्रश्न आ गया, याद रखना भाई रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। और यहीं पर रामचरितमानस के रचनाकार की जब बात आती है तो आपके हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो वाल्मीकि कृत रामायण और रामचरितमानस कृत गोस्वामी तुलसीदास हैं, याद रखना भाई। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। रामायण काल की मैं बात कर रहा हूं। इनके नामकरण की बात करूं तो त्रेता युगीन छत्तीसगढ़ में इसका नामकरण हुआ। रामायण जो है त्रेता युग में घटित हुआ है, रामायण की घटना। ठीक है, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था रामायण काल जब चला उस दौरान। ठीक है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी कुशस्थली थी। बस्तर का नाम दंडकारण्य था जिनकी राजधानी मधुमंत थी। ठीक है, देखो ये जो दंडकारण्य प्रदेश है इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य भी माना जाता है, अर्थात बस्तर को, जिसका प्राचीन नाम क्या दंडकारण्य था, और इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के साम्राज्य भी इसको माना जाता है। दंडक क्या है? दंडक के नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा गया। ठीक है, तो रामायण महाकाव्य जो है दंडकारण्य का सर्वाधिक जो उल्लेख है इसमें हमें मिलता है। बात करें इसमें हम माता कौशल्या के संबंध में, तो इस क्षेत्र का राजा कौशल था और उसी के आधार पर क्षेत्र का नाम कौशल प्रदेश पड़ा। ठीक है, इस समय दक्षिण कौशल की जो भाषा है कोसली भाषा थी, अर्थात छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। याद रखना, अगर आपके प्रश्न में आ गया कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा, तो कोसली भाषा थी छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा। कालांतर में दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत हुए और वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ का जब राज्य अभिषेक हुआ तो उस समय कौशल राजा भानुमंत थे और इन्हीं को ही अयोध्या आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर राजकुमारी भानुमति की सुंदरता से मुग्ध होकर जो युवराज दशरथ ने राजश्री भानुमंत की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। अब विवाह के उपरांत कौशल की राजदुहिता होने के कारण भानुमति को कौशल्या कहा जाने लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है माता कौशल्या का नाम कैसे कौशल्या पड़ा? क्लियर है भाई? अब भानुमत की जो पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ, किंतु भानुमंत के पुत्र नहीं होने के कारण यह राजा दशरथ को, इसका मतलब क्या है, जो भानुमंत है ना, वहां के शासक राजा दशरथ को मिल गया। क्यों राजा दशरथ को मिल गया? क्योंकि कौशल्या की कोई भाई नहीं थी और माता कौशल्या एक ही पुत्री थी, जिसके वजह से राजा दशरथ को भानुमंत का साम्राज्य मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब माता कौशल्या का भी मंदिर है, तो माता कौशल्या का मंदिर कहां पर है? तो देखो साथियों, चंद्रखुरी में माता कौशल्या का जहां जन्म हुआ था, चंद्रखुरी है ना, वहां पर माता कौशल्या का मंदिर है और इसका निर्माण पुरातात्विक दृष्टिकोण से इस मंदिर का अवलोकन से पता चलता है कि सोमवंशी काल में अर्थात 8वीं 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। माता कौशल्या के मंदिर का निर्माण बहुत ही प्राचीन मंदिर में से एक है, लेकिन मूल मंदिर का ढांचा टूट जाने के कारण यह संवत 1973 में लोगों ने इसे चंदे के लेकर के बनवाया था। ठीक है, यह जो है मंदिर जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। ठीक है, और ये जो श्री राम की जननी अर्थात श्री रामचंद्र के माता है माता कौशल्या, मंदिर जो है पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जो छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवपूर्ण अस्मिता का प्रतीक है। यह चंद्रपुरी के नाम से भी अभिज्ञात है। ठीक है, तो रामायण की जो घटना है, जब जैसे ही रामायण काल की जो घटना घटित हुई
उसके पश्चात श्री रामचंद्र के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उसके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए। अर्थात सबसे पहले अयोध्या के राजा कौन थे भाई? श्री रामचंद्र जी। अब जैसे ही श्री रामचंद्र जी के बाद में राजा बना, तो इसके बाद में कौन राजा बना? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बड़े पुत्र लव को, ज्येष्ठ पुत्र लव को जो है इसके राजा बनाया गया। और उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। क्या राजधानी थी उस दौरान? तो इसकी राजधानी थी अयोध्या की श्रावस्ती। जबकि कनिष्ठ का पुत्र कुश दक्षिण कौशल मिला। दक्षिण कौशल की जो राजधानी है, ठीक है, कुश को मिला, जिसकी राजधानी कुशस्थली या कुशावती थी। अब जनश्रुति अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय यही बिताया था। कहाँ बिताया था? तो जनश्रुति के अनुसार भगवान राम दक्षिण कौशल में ही बिताया था, जिनके अनेक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाते हैं हम। इसमें आगे राम वन गमन पथ की बात करते हैं। तो राम जहां जहां गमन किए हैं वही राम वन गमन पथ कहलाता है। इसकी जो शुरुआत है 22 नवंबर 2019 चंद्रखुरी रायपुर से पता चलता है। बनाना राम वन गमन पथ बनना शुरू हुआ था 22 नवंबर 2019 से। इसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 से हुई और शुरुआत की गई 22 नवंबर से, है ना। 75 स्थलों को चिन्हित किया गया है। याद रखना भाई, राम वन गमन पथ के रूप में 75 जगहों को चिन्हित किया गया है। इसमें प्रथम चरण में 10 स्थलों को शामिल किया गया है और द्वितीय चरण में शेष जो 42 स्थल है उसको किया जाना है 16 जिलों में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। क्लियर है भाई? ये राम वन गमन पथ है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन के रूप में ये फेमस है। ठीक है, तो विशेष की बात करूं तो शोध के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष का लगभग 10 वर्ष दंडक वन में अर्थात छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किए थे। कितने वर्ष? 10 वर्ष का समय, 14 वर्ष का जो वनवास काटा था उसने, तो उन्हीं में से 10 वर्ष का समय छत्तीसगढ़ में ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने बिताया था। और वाल्मीकि के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी अर्थात मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले कोरिया में प्रवेश किए, जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी अर्थात हरचौका घाघरा में हुआ था। तो इस तरह से राम वन गमन पथ है, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा इसके कहना चाहिए दार्शनिक स्थलों को सजाने की जिम्मेदारी ली है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? देखो, सीतामढ़ी हरचौका ये है भगवान श्री रामचंद्र के प्रथम चरण स्थल। रामगढ़ की गुफा जो कि सरगुजा में है, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है। शिवरी नारायण खरौद क्या है? भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। इसके अलावा तुरतुरिया धाम, तो बारनवा पर अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया धाम वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, जहां लव कुश का जन्म हुआ था। चंद्रखुरी चंपारण रायपुर में है, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का नैनीहाल है। राजिम गरियाबंद में है, जो कि लोमस ऋषि का आश्रम है। सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम धमतरी जगदलपुर बस्तर में है। देखो, इसमें रामाराम सुकमा जो श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी। इस तरह से ये 10 जो आपको प्रथम चरण में ये चयनित हुए हैं, इस 10 राम वन गमन पथ हैं, जिसको शासन द्वारा इसको सजाना है ना भाई। तो क्लियर है साथियों? आई होप आपको समझ में आया होगा। रामायण काल की जानकारी मैंने दिया है। अगली सेशन में हम अगले क्लास पर चर्चा करेंगे, वो रहेगा हमारा महाभारत पर। ठीक है, इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।